तो ये जो के है ये आपका क्या है, ये वेरिएबल है। के इक्वल 0 से ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। और ये आपका के कंट्रोलर का पार्ट है, ठीक है, कंट्रोलर का। और यहाँ पे आप जो जी एच आपने निकाला है, इससे स्टेप नंबर 3 के ऊपर आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपके रूट्स इस जगह पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर। लेट्स जिस पॉइंट के ऊपर मैंने आपको अभी एवेलुएट करवाया था ना, वो क्या किस तरह से आएगा कि ये पोल्स मूव करते करते एक पोल यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स से, ठीक है, इस पॉइंट पर। उस वक्त कि किस वैल्यू के ऊपर आपका ये पोल यहाँ पहुँच चुका होगा और दूसरा पोल कहीं और लेट्स से यहाँ पहुँच चुका होगा, ठीक है। तो ये पोल इस तरह से मूव करेंगे, ये पोल इधर आएगा, ये पोल लेट्स से इधर आएगा, और उसके बाद ये मूव करेगा ऐसे, ठीक है। और किसी एक के की वैल्यू के ऊपर ये पोल यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, नज़र आ रहा है। ये ओपन लूप के पोल्स हैं फॉर के इक्वल टू 0। उसके बाद जो लोकस होगा वो कंटिन्यूस पाथ होगा, मतलब ये पोल्स एक कंटिन्यूस पाथ के ऊपर मूव करते जाएंगे। एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर ये ब्रेक होंगे, इस एक्सिस से आपके इस एक्सिस को लीव कर देंगे, और इसके बाद ये मूव करना शुरू कर देंगे इन अ कंटिन्यूस पाथ। और जो के 0 से इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों पोल्स इस लाइन के ऊपर मूव करते करते कहाँ पे जाएंगे, वो इस लाइन के ऊपर, इस समटोट के ऊपर रहेंगे टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से के चेंज होता जाएगा और पोल्स मूव करते जाएंगे ओवर अ कंटिन्यूस पाथ। लेकिन जो के इक्वल 0 के ऊपर जो पोल की लोकेशन होगी वो वही होगी जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स हैं जो डिनोमिनेटर से आ रहे हैं, उनकी लोकेशन वही होगी जो क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स की लोकेशन है, ठीक है। ये बात क्लियर है? सही होगा सर। सही है। तो द ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस, ये मैं वही पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। द ब्रांचेस ऑफ द लोकस आर कंटिन्यूअस कर्व्स दैट स्टार्ट एट ईच ऑफ द n पोल्स ऑफ gh फॉर k इक्वल 0 as k approaches infinity the locus branches approaches the m zeros of gh, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी आपको प्लॉट नज़र आ रहा है जो मैंने आपको क्विज में दिया है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है? कोई जीरो नज़र आ रहा है आपको? इज देयर एनी जीरो? एस प्लान के ऊपर जीरो मैंने कोई आपको इस एग्जांपल में दिया? सर 3 या प्लस 3 होगा सर। प्लस 3 नहीं, ये दोनों पोल्स ही हैं, ये -1 पे भी और -3 पे भी, ये दोनों आपके सिस्टम के ओपन लूप सिस्टम के पोल्स हैं। तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये क्विज का भी सोल्यूशन मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। इसका एनएफएस आपने सर क्या लिखा क्विज का बेटा? सॉल्यूशन करा दें सर। ये मैं साथ साथ वही करवा रहा हूँ ना। इसका आपने एनएफएस क्या लिखा है? एनएफएस का न्यूमिनेटर, जीएच का न्यूमिनेटर क्या है? इसमें कोई जीरो है? कोई जीरो नहीं है। के की वैल्यू 1 है, जीरो भी कोई नहीं है, तो अगर जीरो कोई नहीं है तो वो भी 1 ही होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखा है? s+1 इंटू s+3, ठीक है। ये आपका न्यूमिनेटर है 1 और ये डिनोमिनेटर है। तो जी एच क्या आ जाएगा? जी एच ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा? एन ऑफ एस अवर डी एफ एस विच इज़ 1 अवर s+1 इंटू s+3। ये आपका पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। पार्ट 1 आपका ये आ गया। जो क्विज का जो पहला चीज़ मैंने पूछी थी जी एच का ट्रांसफर फंक्शन, उसमें आपने एस प्लान से बताना था कि इसमें जीरोस कितने हैं, एन ऑफ एस, ठीक है। तो इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, तो सिंपली एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि के भी 1 है, कोई ज़ीरो भी नहीं है, तो इट वुड बी जस्ट 1। और जो डी एफ एस है, डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन है, जो डिनोमिनेटर है, दैट रिप्रेजेंट्स द पोल्स ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। और इसमें दो पोल्स हैं, एक -1 पे और एक -3 पे।
तो इसका जो डी एफ एस क्या आ जाएगा, एक पोल -1 पे आ गया, एक पोल -3 पे आ गया, ठीक है। एक एस इक्वल -1 पे, एक एस इक्वल -3 के ऊपर है। क्योंकि दोनों पोल्स रियल हैं, रियल एक्सिस के ऊपर हैं, तो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ठीक होगा। तो ये आपके पास जी एच का ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से आ गया। इसके अंदर फिर आपने एस की ये वैल्यू प्लग करनी थी एक दफ़ा, इसके अंदर -2 + 3j यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, और फिर एंगल स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 3 पे के की वैल्यू इस जगह पे क्या होगी, वो आपकी इस इक्वेशन से आ जाएगी, के जी एच, ठीक है, का मैग्नीट्यूड इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, अगर ये रूट लोकस का हिस्सा है तो। और यहाँ से मैं के की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ 1/GH मैग्नीट्यूड। तो जो पार्ट 1 में GH का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया, पार्ट 2 में उसी को यूज़ करते हुए के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, जिसके ऊपर आपका रूट इस जगह पे होगा, ठीक है। तो GH का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना था, इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अगर आप ग्राफिकली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ग्राफिकली इस पॉइंट के ऊपर कैसे कंप्यूट कर सकते हैं हम इस पॉइंट के ऊपर जितने भी पोल्स और जीरोज है ना, उनके वेक्टर्स ड्रा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 ही पोल्स हैं तो 2 वेक्टर्स हैं, इनकी जो लेंथ है ना वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इससे हम GH में जो लेंथ्स हैं पोल्स की लेंथ वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जीरोज की लेंथ न्यूमिनेटर में। क्योंकि कोई ज़ीरो नहीं है तो मैग्नीट्यूड में ऊपर सिंपली 1 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर 1 आ रहा है, ये के की वैल्यू, तो ये मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। और जो पोल्स हैं उनके मैग्नीट्यूड आप डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। तो बेसिकली GH का मैग्नीट्यूड जो है ना वो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे पोल्स की लेंथ के एक लेंथ इसकी आ जाएगी यहाँ पे, और इसकी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी, एंड यू गेट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये ग्राफिकली था, और वैसे आप ग्राफिकली अगर नहीं करना चाह रहे तो वो एस की वैल्यू आप ट्रांसफर फंक्शन में, इस ट्रांसफर फंक्शन में ये एस की वैल्यू पुट कर दें और मैग्नीट्यूड निकाल लें और एंगल निकाल लें। और एंगल अगर आपने ग्राफिकली फाइंड करना है तो एंगल कैसे फाइंड करना है, इस वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस ये, और इस वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस वो आपने फाइंड करना है, और वो आप माइनस के साथ इनको ऐड कर दें तो आपके पास एंगल ऑफ GH आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो रूल नंबर 1 में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसमें लोकस ब्रांचेस फॉर एक्सेस पोल्स एक्सटेंड इन्फिनिटी। तो इसमें एक्सेस पोल्स कितने हैं, एक्सेस पोल्स कैसे निकालना है? इसमें एक्सेस पोल्स की क्या एक्सेस है, या जीरोस की एक्सेस क्या होती है, याद है किसी को? कल लास्ट क्लास में हमने एक्सेस पोल्स और एक्सेस जीरो की बात की थी। सर लेंथ जो है इनके दरमियान, पोल्स के दरमियान, जी, पोल्स के दरमियान जो लेंथ होगी। नहीं नहीं, ये मैं रूल नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। रूल नंबर 1 में एक चीज़ तो आपने ये देख ली कि ओपन लूप के जो पोल्स हैं की इक्वल 0 पे वही क्लोज लूप के पोल्स की लोकेशन है। और एज के टेंस टू इन्फिनिटी जो ओपन लूप के पोल्स हैं, ओपन लूप के जो जीरोज हैं दे वुड बी दी पोल्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। ओपन लूप के जो जीरोज हैं, देखें, एज के अप्रोचेज इन्फिनिटी लोकस ब्रांचेज अप्रोचेज द एम जीरोज ऑफ GH। इसका क्या मतलब है कि जो GH के जीरोज हैं दे वुड बी दी पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो पहले तो ये बताएं कि जो फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितना है, कोई ज़ीरो नज़र आ रहा है आपको? नो सर। कोई ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि इसके ज़ीरोज फिर कहाँ पे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट?
इन्फिनिटी पे, वेरी राइट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ पोल्स होंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर पोल्स या जीरोज की डेफिशिएंसी है तो बाकी जो पोल और जीरोज होंगे वो इन्फिनिटी पे होंगे। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर इस एग्जांपल की बात करूं जो कि मैंने क्विज में आपको मैप दिया, इसके जीरोज इन्फिनिटी पे अगर बैठे हुए हैं तो ये पोल्स हमें पता है कि जब k टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो कहाँ जाएंगे, जीरोज पे जाएंगे। इसका मतलब जीरो चूँकि इन्फिनिटी पे हैं तो ये पोल्स भी कहाँ चले जाएंगे, इन्फिनिटी पे ही चले जाएंगे। ये आपको लाइन नज़र आ रही है ना। तो एज k टेंस टू इन्फिनिटी दीज रूट्स मूव टुवर्ड्स जीरोज, और चूँकि जीरोज इन्फिनिटी पे हैं तो इसलिए ये भी कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी पे ही जाएंगे। ठीक है, गॉट द पॉइंट। आपको सिंपल वर्ड्स में रूल नंबर 1 को रिवाइज कर दे। इसमें हमने 3 चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ ये है कि इसके जो ब्रांचेज है वो कंटिन्यूस पाथ होंगी। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि जो GH के पोल्स हैं k=0 के ऊपर, ओपन लूप के पोल्स वही होंगे जो क्लोज लूप के पोल्स हैं। तो हमारा जो क्लोज लूप के k=0 के ऊपर जो पोल्स की लोकेशन है वो वही होगी जो ओपन लूप के पोल्स की लोकेशन है। और k जो चेंज करते जाएंगे, पोल्स कहाँ जाएंगे, और क्लोज लूप के वो जीरोस पे चले जाएंगे, ओपन लूप के जीरोस पे चले जाएंगे। ठीक है, अब जो इसमें जो तीसरी चीज़ हमने देखी है कि लोकस ब्रांचेस फॉर एक्सेस पोल्स टेंड्स इन्फिनिटी फार अवे, ये उसी से आ रही है कि इसमें पहले बताएं एक्सेस पोल्स कितना है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एक्सेस पोल्स में आपने इन्फिनिटी वालों को नहीं काउंट करना, राइट। तो इसमें एक्सेस पोल्स की जो एक्सेस है वो 2 है इस एग्जांपल में, क्योंकि देर आर 2 पोल्स एंड देर इज नो ज़ीरो, राइट। इसमें 2 पोल्स हैं और कोई ज़ीरो नहीं है, इसलिए जो एक्सेस है वो 2 की है। इस 2 की एक्सेस होने की वजह से इसके 2 एसिम्पटोट्स बनेंगे जो कि इन्फिनिटी पे जाएंगे। ये रूल नंबर 1 का लास्ट पार्ट ये कहता है कि लोकस ब्रांचेस फॉर एक्सेस पोल्स extends infinity far from the origin, and for excess zeros locus segments extend from infinity। ठीक है, अगर जीरोस की एक्सेस होती तो लोकस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और अगर पोल्स की एक्सेस है तो वो इन्फिनिटी पे जाएंगे। राइट, रूल नंबर 1 क्लियर है। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है द लोकस इंक्लूड्स ऑल पॉइंट्स अलोंग द रियल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरोज ऑफ g(h)। इसको याद करना ज़रा, इसमें ये रूल क्या है और इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का। ये रूट लोकस रियल एक्सिस का कौन कौन सा पार्ट होगा जो कि रूट लोकस का हिस्सा होगा, ये रूल नंबर 2 बताता है। तो लेट से मैं इसी एग्जांपल को ओपन करता हूँ, ये वाले। इसमें बता सकते हैं कि रूट लोकस रूल नंबर 2 अप्लाई करना ज़रा इसके ऊपर कि रियल एक्सिस में कौन सा पार्ट रूट लोकस का हिस्सा होगा। क्या ये -1 से राइट साइड पे सारा पोर्शन रूट लोकस का हिस्सा होगा या नहीं होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये रूल नंबर 2 को देख के। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जितने भी पोल्स और जीरोज है ना, उनके राइट पे आपने देखना है। ठीक है, रूल नंबर 2 ये कहता है the locus includes all points along the real axis to the left
of an odd number of poles and zeros of G of H. तो इसके आपने राइट पे देखना, किसी भी पॉइंट पे एक्सिस के किसी भी पॉइंट से राइट पे देखना, अगर वो पोल्स और जीरोस, नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस आड हैं तो वो रूट लोकस का ऐसा होगा, जहाँ पे आप खड़े हैं वो रूट लोकस का ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पे भी मेरा माउस है, इसके लेफ्ट पे रूट लोकस होगा अगर इसके राइट पे नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस आड हैं। अब जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे देखें कि राइट के ऊपर पोल्स और जीरोस आड हैं या इवन है? ऑड है सर। आड हैं, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट रूट लोकस का ऐसा है। अब आगे मूव करें, इस पूरे रीजन में जब भी मैं हूँ किसी भी पॉइंट पे हूँ तो राइट पे आड नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस हैं, तो ये सारा का सारा रूट लोकस का ऐसा होगा। जो ही मैं इस पॉइंट को क्रॉस करूँगा -3 को और यहाँ पहुँचूँगा तो अब मैं राइट पे देखूँगा कि पोल्स और जीरोस आड हैं या इवन है। आई कैन सी कि ये पोल्स और जीरोस इवन हो गए हैं, 2 पोल्स आ गए। क्योंकि 2 पोल्स हैं, इवन है, तो ये रूट लोकस का इसके लेफ्ट पे जितना भी रीजन होगा वो रूट लोकस का ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये रूल नंबर 2 क्लियर हो गया? यस। ज़बरदस्त। इसमें आपने जस्ट रूल नंबर 2 में आपने सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर जो पोल्स और जीरोस है ना उनको काउंट करना है, जो वाई एक्सिस के ऊपर या वो किस क्वाड्रेंट के ऊपर पड़े हुए हैं उनको आपने नहीं काउंट करना, सिर्फ रियल एक्सिस के ऊपर जो पोल्स और जीरोस हैं उनको ही काउंट करना है। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 ये कहता है कि एज की अप्रोचेज इन्फिनिटी द ब्रांचेस ऑफ द लोकस बिकम asymptotic to straight line with angles theta is equal to 180 degree plus I 360 degree divided by n minus m। इसको ज़रा देखते हैं, पहले ये फार्मूला देख लें। जो थीटा है दैट इज़ द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट किसको कह रहे हैं? ये एसिम्प्टोट है, ठीक है ना, ये जो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, इसको कहते हैं एसिम्प्टोट। ये इन्फिनिटी पे कब जाएगा? जब एक्सेस पोल्स होंगे या एक्सेस जीरोस होंगे, तो देयर वुड बी root locus lines that goes towards infinity or they are coming from the infinity। और जहाँ पे ये एसिम्प्टोट्स एंगल बना रहे हैं, ये एंगल, ठीक है ना, विद दिस पॉइंट, ये बाद में हम देखेंगे, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। ये जो जहाँ पे ये आके दोनों रूट जो आपके एसिम्प्टोट्स मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे रियल एक्सिस के ऊपर, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। तो जो ये आपके एसिम्प्टोट्स इस रियल एक्सिस के सेंट्रॉइड के ऊपर एंगल बनाएंगे, इस एंगल को वो थीटा कह रहा है। ठीक है, दिस थीटा। ठीक है, और इसका फार्मूला ये है कि इट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस आई 360 डिग्री डिवाइड बाय n माइनस एम, वेयर n माइनस एम इज द एक्सेस पोल्स। ठीक है, इफ n इज ग्रेटर देन m, और अगर एक्सेस जीरो हैं तो ये m माइनस n हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, m माइनस n, राइट। ये फार्मूला कैसे है ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी जो ना हमने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है। ठीक है, और वो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स इस फार्मूले से कंप्यूट होंगे। ठीक है, वो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स जो है ना वो एक्सेस पोल्स के लिए हैं या एक्सेस जीरोस के लिए हैं। और कितने एंगल्स होंगे? दे वुड बी कंप्यूटेड फॉर आई that would change from 0 plus minus 1 up to n minus m or m minus n angles। ठीक है ना, जब तक कि आपके ये n माइनस m एंगल्स कंप्यूट नहीं हो जाते। लेट से आपकी दो की एक्सेस है तो आपके दो एसिम्प्टोट्स होंगे तो दो एंगल्स बनेंगे। अगर 3 की एक्सेस है तो एंगल भी कितना आएंगे? 3 एंगल्स आएंगे। ठीक है, 3 एंगल्स आएंगे। अगर 4 की एक्सेस है तो 4 एंगल्स आपने कंप्यूट करना है। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 की एक्सेस है, n माइनस m 2 है, तो आपने क्या पुट करना है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 तक जाना है। पहले आपने यहाँ पे i को 0 पुट करना है, i 0 हो जाएगा तो 180 डिवाइड बाय n माइनस m 2 हो जाएगा, चूँकि 2 की एक्सेस है तो 180 बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री, तो एक एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं i की वैल्यू प्लस 1 पुट करता हूँ तो 180 प्लस 360 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 360 बाय 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। माइनस पुट करें, माइनस 1 पुट करें अगर यहाँ पे, तो 180 माइनस 360, तो माइनस 180 हो जाएगा। माइनस 180 बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 90। तो इसमें 2 एंगल्स होंगे, वो 2 एंगल्स कहाँ कहाँ पे होंगे, एक 90 का एंगल होगा, एक माइनस 90 का एंगल होगा, जो कि आपको ना यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 की एक्सेस है, तो एक एंगल प्लस 90 का होगा इस एसिम्पटोट का, और ये एंगल माइनस 90 का होगा इस एसिम्पटोट का। ठीक है, लेट से अगर 3 की एक्सेस हो तो फिर क्या होगा, वो ज़रा देख लेते हैं। तो जो थीटा है दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस आई 360 डिग्री बाय n माइनस m। तो इफ n माइनस m इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आई कैसे स्टार्ट होगा, आई इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक आपने आई को वेरी करते जाना है और 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, क्योंकि इसमें एक्सेस 3 की है। तो समटोट्स कितने बनेंगे, 3 समटोट्स बनेंगे। ठीक है, लेट से ये 3 समटोट्स, एक समटोट लेट से इस तरह बनेगा, एक इस तरह बन जाएगा। ठीक है ना, वट तो जो भी समटोट्स हैं वो 3 समटोट्स बनना है। ठीक है, हो सकता है ये तीसरा समटोट इस तरह से बन जाए, ये एंगल है, ये एंगल है, और ये 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 एसिम्पटोट्स इन्फिनिटी पे जा रहे होंगे, एक ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये एंगल्स कैसे फाइंड होंगे, वो आप चेंज करते जाएंगे आई को फ्रॉम 0 to 3। तो थीटा 1 निकालेंगे, थीटा 1 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 0 बाय 3 विच इज़ 60 डिग्री। ये एक एंगल आ गया। थीटा 2 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस आई को आप 1 प्लस 1 कर दें, 360 बाय 3 कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, कैलकुलेटर है किसी के पास, वन एटी प्लस 360 डिवाइडेड बाय 3, ये बनता है 300। ठीक है, एंड 300 इज आल्सो इक्वल टू माइनस 60 डिग्री, यू नो। ठीक है, दिस इज दिस इज दिस एंगल इज 300, अगर मैं इस तरह से मेजर करता हूँ और इस तरह से देखो तो दिस इज माइनस 60 डिग्री। ठीक है, एंड व्हाट वुड बी थीटा 3 इक्वल टू 180 माइनस 360 बाय 3 करें, ये कितना बन जाएगा, ये वही माइनस 60 बन रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, ये काउंट नहीं होगा, इसलिए थीटा 3 दोबारा फाइंड करना पड़ेगा। वन एटी प्लस 2 इंटू 360 करें बाय 3 कर दो, अब ये कितना बनेगा,
ये भी 300 बनता। एक एंगल और निकालना हमने, 3 इंटू 360, $420। एनी आइडिया? इसको -2 के ऊपर हमने कंप्यूट किया, -2 के ऊपर इसको θ3 180 -2 इंटू 360/3। इसको ज़रा देखते हैं। हाँ, ये 180 डिग्री बनता है। ठीक है, ये 3 थीटाज आपने निकाली है। दिस इज नॉट वैलिड, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। इसको ज़रा चेक करें। ये चीज़ क्लियर है? 3 की एक्सेस के लिए मैंने आपको दिखा दिया, 2 की एक्सेस के लिए भी दिखा दिया। 3 की एक्सेस के लिए आपके पास ये 3 एंगल्स बनते हैं, 3 एसिम्प्टोटिक एंगल्स बनते हैं। और ये कैसे निकालना है? आई को वेरी करते जाना है until you get 3 different angles. One is 60, other one is -60, and the third one is 180. सर ये Ultimately, कैंसिल वाला कैंसिल किस तरह है? जी, ये जो आपने कैंसिल किए हैं ये किस तरह किए हैं सर? ये कैंसिल इसलिए किए कि ये वापस वही रिपीट हो रहे हैं, तो आपने ना आपको 3 डिफरेंट एंगल्स चाहिए। अगर जो रिपीट हो रहे हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दें। तो अगर 3 की एक्सेस है तो आपको 3 एंगल्स, डिफरेंट 3 एंगल्स चाहिए। जो रिपीट कर रहे हैं उनको आपने डिस्कार्ड करना है, एक को रिटेन रखना, बाकी को डिस्कार्ड कर देना और ढूंढते जाना है ओ, जब तक ये 3 एंगल्स मिल ना जाएं। और कैसे ढूंढना है? ये आपके आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते जाएं और प्लस माइनस करके अप टू n-n तक, प्लस माइनस 3 तक इस केस में जाना है। और अगर एक्सेस 4 की है, n-m इज इक्वल टू 4, तो फिर आई कितना, कहाँ तक जाना है? 0 से +-1 2 3 और 4 तक जाना है। और आपने कितने एंगल्स फाइंड करना है? θ1, θ2, θ3, θ4, 4 एंगल्स फाइंड करना है डिफरेंट। ठीक है, तो हाँ, हमारे जो इस कोर्स में ना हमने 4 की एक्सेस तक प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। जैसे अभी आपको ये वाला जो केस नज़र आ रहा है, इसमें 4 की एक्सेस है, 6 - 2 = 4। तो आपको कितने एंगल मिलेंगे? 4 एंगल मिलेंगे। यू कैन सी हियर, वन इज़ +45, अदर वन इज़ +135, और इसको आप 225 और 315, या इसको ±45 कर लें, चूँकि इसमें मेरा ख्याल है ये वाला ना एंगल
ये -45 के इक्वल है ये वाला, ठीक है। और ये +135 है और ये वाला एंगल 225, दिस इज इक्वल टू -135, ठीक है। तो ये 4 एंगल्स आपके 4 की एक्सेस के लिए में आ जाएंगे। 3 की एक्सेस के लिए आपके पास एंगल जो आएंगे वो +60, -60 और 180 आ जाएगा। 2 की एक्सेस अगर होगी तो एक +90 होगा और एक -90 होगा, दैट्स इट, ठीक है। 2 की एक्सेस, 3 की एक्सेस और 4 की एक्सेस। तो इस तरह से आपके पास एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, ये रूल नंबर 3 के इस फार्मूला से आपने फाइंड कर लेना है बाय लुकिंग एट दी एक्सेस ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑफ दी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो मैंने अभी आपको क्विज दिया था, उस एक्सेस थी वो कितनी थी? 4.12 में क्या एक्सेस थी? 2 की एक्सेस, यू नो 4.12 में 2 की एक्सेस थी, तो कितने एंगल बनेंगे? 2 एंगल्स बनेंगे, एक +90 का होगा और एक -90 का होगा। और ये उसके ये एसिम्पटोट्स है, ये रूट लोकस आपको नज़र आ रहा है इसका, ठीक है। इसमें रूल नंबर 1 अप्लाई करें। रूल नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों पोल्स के दरमियान जो रीजन है ये रूट लोकस का ऐसा होगा, ठीक है। इस पे रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 1 जो था वो यहाँ पे K0 के ऊपर ये पोल्स हैं। रूल नंबर 2 था कि ये जो रीजन है ये रूट लोकस का ऐसा है। और रूल नंबर 3 जो है वो ये है कि जो एसिम्पटोट होंगे उनके एंगल यहाँ पे क्या बनेंगे? +90 और -90। कितने एसिम्पटोट बनेंगे? रूल नंबर 1 के मुताबिक वो 2 एसिम्पटोट्स बनेंगे, क्योंकि 2 की एक्सेस, ठीक है। अब ये एसिम्पटोट्स जो होंगे वो रियल एक्सिस पे कहाँ पे आके मिलेंगे, ये रूल नंबर 4 हमें बताएगा। रूल नंबर 4 हमें बताएगा कि सेंट्रॉइड ऑफ द एसिम्पटोट्स क्या है। सेंट्रॉइड ऑफ द एसिम्पटोट्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एसिम्पटोट्स, ठीक है, ऑन द रियल एक्सिस, ठीक है। द सेंट्रॉइड ऑफ द पोल जीरो प्लॉट इज ऑन द रियल एक्सिस एट, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं सेंट्रॉइड को, और ये इस इक्वेशन से डिटरमिन होगा जिसमें कि सेंट्रॉइड वुड बी इक्वल टू सम ऑफ all values of g of h minus sum of zero values of g of h divided by n minus m। तो पहले ये फार्मूला देख लें और इस फार्मूले में ये क्वांटिटीज़ कहाँ से आएंगी वो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो है ना वो आपका एक पॉइंट होगा रियल एक्सिस के ऊपर, जिस पॉइंट की वैल्यू इस फार्मूला से डिटरमिन होगी। इसमें जो n-m है ये वही पोल की एक्सेस है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसमें समेशन ऑफ पोल वैल्यूज ऑफ जी एफ एच का क्या मतलब है और समेशन ऑफ जीरो वैल्यूज ऑफ जी एफ एच का क्या मतलब है। इसमें पहली बात यह कि जो जी एफ एच है वो तो आपको पता है कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, यू नो। जो डिनोमिनेटर है उसके आपको पता है कि वो पोल्स होते हैं और जो न्यूमिनेटर होता है उसके क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होते हैं। उन पोल्स और ज़ीरोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने यहाँ पे उन सबको पोल्स को अलग ऐड कर लेना है और माइनस करके ज़ीरोज़ को अलग ऐड कर देना सबको, और फिर आपने उनको इस प्रॉब्लम में प्लग करके सेंट्रॉइड निकालना है। तो लेट्स से एक एग्जांपल करते हैं जो अभी मैंने आपको क्विज़ में दी है। उसमें आप बता सकते हैं कि पोल वैल्यूज़ जी एच की क्या थी? 2 रियल पोल्स थे, -1 -1 और -3। -3। तो यहाँ आ जाएगा -1 और -3, सब -1 को -3 में ऐड कर देंगे, मतलब सम ऑफ ऑल पोल वैल्यूज़। और उसमें कोई ज़ीरो था? कोई ज़ीरो नहीं था, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा जस्ट। 1 1 नहीं पुट करेंगे सर जीरो की वैल्यू? नहीं नहीं, ज़ीरो कोई भी नहीं था तो यहाँ पे ज़ीरो ही आ जाएगा। वो लेकिन सर 1 उसमें जो था ऊपर वो न्यूमिनेटर था ना, न्यूमिनेटर जी। 1।
न्यूमिनेटर 1 मतलब कांस्टेंट का कोई जीरो पोल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ जीरो आ सर जाएगा। ये n हाँ, माइनस m जो है ये एक्सेस है सर। ये एक्सेस है, और ये हमारे इस एग्जांपल में जो क्विज वाला एग्जांपल था उसमें n माइनस एम कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सर ये दो किस तरह पोल्स हैं, पता चलेगा 2 ये बता दें। नंबर ऑफ पोल्स हैं और m नंबर ऑफ जीरोज हैं। दो सही है पोल्स सर, हैं 2 और कोई 2 जीरो नहीं माइनस है, 0। 2 माइनस जीरो 2 आ जाएगा। ओके सर। तो उस केस में सेंट्रोइड क्या बनेगा, -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -2 सेंट्रोइड आ जाएगा। -2 सर। तो अभी आपको नज़र आ रहा है सेंट्रोइड, यहाँ पे जो आपकी फिगर 4.12 है वहाँ पे सेंट्रोइड नज़र आ रहा है। यस सर, जिस पे आंसर डॉट बांध रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रोइड कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे -2 के ऊपर सेंट्रोइड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा माउस इस सेंट्रोइड के ऊपर जो एसिम्प्टोट्स होंगे वो कितना एंगल बनाएंगे, एक 90 का बनाएगा, एक -90 का बनाएगा, ठीक है। सर जिस पे एसिम्प्टोट स्टार्ट हो रहा था जिस पॉइंट पे उसको सेंट्रोइड कहेंगे। जी, जिस पे वो एक्स एक्सिस को लीव करेगा वो सेंट्रोइड। एक्चुअली ये सेंट्रोइड जो है ना वो आगे चल के देखेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपके एसिम्प्टोट्स हैं ये एक्स एक्सिस को सेंट्रोइड पे लीव करें। एक और हम रूल 5 में पढ़ेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट। एक्चुअल में जो ये एक्स एक्सिस को लीव करेंगे ना वो ब्रेक अवे पॉइंट पे करेंगे, लेकिन अगर आप इन्फिनिटी से इनको देखेंगे ना, इन्फिनिटी से देखेंगे तो वो आपको ये एसिम्प्टोट्स सेंट्रोइड से गुजरते हुए नज़र आएंगे एक्चुअली, ठीक है। अगर मैं इस ठीक है। एसिम्प्टोट को इन्फिनिटी से देखूंगा ना, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे प्लॉट देखते हैं, ये वाला प्लॉट देखते हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे ना ये दो एसिम्प्टोट्स हैं जो कि इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन्फिनिटी से इसको देखूंगा ना तो, और इस एसिम्प्टोट को मैं एक्सटेंड करूंगा सो दैट इट कट्स द रियल एक्सिस, तो जो जहाँ पे ये कट करेगा ना वो सेंट्रोइड है एक्चुअली। और ये एसिम्प्टोट इस सेंट्रोइड के ऊपर जो एंगल बनाएगा वो सेंट्रोइड एंगल है, जो एसिम्प्टोटिक एंगल है। सर ये इसी एग्जांपल में जरा बता दें कि जीरोस का किस तरह पता चलता है ग्राफ से। अच्छा, इस ये जो एग्जांपल अभी आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है ना, पोल जीरो और रूट लोकस, जी जी। इसमें 3 पोल्स हैं, 3 पोल्स हैं और एक ज़ीरो है। अच्छा, जी जहाँ पोल्स पे का तो पता चलता है कि क्रॉस बना हुआ होगा, जीरोस का बता दें। जहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ ना ये पोल होता है, और जहाँ पे ये ज़ीरो बना हुआ है ये ज़ीरो होता है। तो इसका जीरो जीरो पॉइंट पे ओरिजिन पे ही है। कि इसका ज़ीरो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, जी और एक इसका रियल एक्सिस का पोल है जो कि -3 पे है, और दो इसके इमेजिनरी एक्सिस के कम्प्लेक्स पोल्स हैं, प्योर इमेजिनरी पोल्स हैं, एक 1 पे और एक -1 पे है, ठीक है। ठीक है सर। अब ये ओपन लूप के जो पोल्स होंगे वो केस ग्लो ज़ीरो के ऊपर, जो क्लोज लूप के पोल्स हैं वो ओपन लूप के इन पोल्स के लोकेशन पे होंगे केस ग्लो ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। और जी जो जो के चेंज होगा तो क्लोज लूप के पोल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द जीरोस ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब अगर आप देखें तो एक पोल ना इसका मूव कर रहा है इस जीरो की तरफ एज के अप्रोचेस इन्फिनिटी, ठीक है। जी सर। क्योंकि इसमें जो बाकी जीरोस हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो इन्फिनिटी पे बैठे हुए हैं। क्योंकि 3 जी पोल्स हैं तो 3 जीरोस बनने थे, लेकिन एक ही जीरो था तो बाकी 2 जीरोस कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे हैं। जी सर। इसलिए जो ये जो दो पोल्स हैं इमेजिनरी एक्सिस वाले, इन्होंने मूव करके कहाँ जाना है, टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। और कैसे जाना है, इन्होंने एक एसिम्प्टोट को फॉलो करते हुए जाना है, और वो एसिम्प्टोट जो है ना वो उसका जो एंगल होगा वो थीटा
क्योंकि इसमें दो एसिम्पटोट्स हैं तो वो सेंट्रॉइड के ऊपर एक 90 का एंगल बनाएगा और एक -90 का एंगल। ये देखें बिल्कुल वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ये बिल्कुल वर्टिकली 90 के एंगल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों मूव कर रहे हैं? ये सेंट्रॉइड एंगल की वजह से। सेंट्रॉइड एंगल इनका क्या बन रहा है? एक 90 का बन रहा है और एक 90 का, -90 का। तो सेंट्रॉइड एंगल बताएगा कि एसिम्पटोट्स मूव करके किस एंगल पे ट्रैवल करेंगे। जैसे और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास ये ग्राफ्स हैं, ये जो पोल्स हैं ना, ये किस एंगल पे मूव कर रहे हैं? ये ऑलमोस्ट 60 के ऊपर मूव कर रहे हैं, या यू कैन से 45 पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, 45 पे इसलिए मूव कर रहे हैं कि इनका जो सेंट्रॉइड एंगल है वो, इनका सेंट्रॉइड एंगल 45, एक +45 का बन रहा है, एक -45 का बन रहा है, एक +135 का बन रहा है, एक -135 का, मे बी ऐसा हो। बट आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें एसिम्पटोटिक एंगल क्या बन रहा है? इस फिगर में जहाँ पे अभी मेरा माउस है, 90 का एंगल बन रहा है, एक +90 का, एक -90 का। इसमें भी एक +90, एक -90, इसमें भी +90, -90। ठीक है, इसमें एंगल डिफरेंट बन रहे हैं। 45 या 60 का एंगल है वो देखेंगे। ठीक है, इस तरह से सेंट्रॉइड एंगल जो है ना, रूल 3 से जो बन रहा है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट और जो सेंट्रॉइड, वो हमें बताते हैं कि जो एक्सेस पोल्स की वजह से या एक्सेस जीरोस की वजह से जो एसिम्पटोट्स बन रहे हैं, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएंगे, वो इस रूल से पता चलेगा। ठीक है, यस सर। कितने की एक्सेस है और कितने एंगल्स हैं और कितने एसिम्पटोट्स हैं और वो किस किस एंगल पे ट्रैवल करके जाएंगे, वो हमें ये एंगल ऑफ एसिम्पटोट बताएगा। और सेंट्रॉइड क्या बताएगा? सेंट्रॉइड कि इन्फिनिटी से जब मैं देखूंगा किसी भी एसिम्पटोट को, तो जो जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो एसिम्पटोट, वो ये लोकेशन मुझे बताएगा। ठीक है, यस सर। जैसे आपको ये फिगर नज़र आ रही है ना, तो ये इसमें ये सेंट्रॉइड है और ये इसके एसिम्पटोट्स हैं। ठीक है, जो कि इन्फिनिटी से देखें तो वो इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मीट कर रहा है और ये उसके एंगल्स हैं एसिम्पटोट्स के। ठीक है, ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ये 60 डिग्री का, ये -60 का, ये 180 का। तो तीन की एक्सेस थी, तीन एसिम्पटोट्स थे और तीनों इस तरह से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ये 4 रूल्स क्लियर हो गए हैं? यस सर। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे ना हमारे ये रूट लोकस इन 4 रूल के साथ कंप्लीट हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स में 2 ही रूल्स पे भी रूट लोकस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस के रूट्स पोल्स होंगे, रियल एक्सिस पोल्स होंगे, या फिर रियल एक्सिस पोल्स और जीरोस होंगे। जिस प्रॉब्लम के अंदर टोटली पोल्स और जीरोस रियल होंगे, वो 4 रूल्स पे कंप्लीट हो जाएगा। ये बात नोट कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम गिवन है जिसमें पोल्स और जीरोस सारे रियल हैं, पोल्स भी और जीरोस भी सब रियल हैं, तो सिस- उस सिस्टम का जो रूट लोकस है वो 4 रूल्स पे कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 5वां रूल अप्लाई नहीं होगा। बात समझ गया? यस सर। जैसे ये वाली जो एग्जांपल है, ये वाली फिगर, ये 4 रूल्स पे आपका रूट लोकस कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, कौन सी वाली, ये बी वाली पे तो नहीं होगा ये सर? बी वाली। सर बी वाली पे तो इमेजिनरी में आ नहीं रहा, जीरोस इमेजिनरी पे आ रहे हैं। हाँ, सही सही, ये मैंने देखे नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे ना ये रूल नंबर 5 लगेगा। इसमें भी ए रूल वाली नंबर जो है उस पे नहीं हो जाएगा सर? ये इसमें भी रूल 5 पे जाना पड़ेगा। कोई और देखते हैं एग्जांपल। सर उसमें क्यों जाना पड़ेगा? कोई था तो नहीं? वो मैं बताऊंगा, जब रूल नंबर 5 पढ़ेंगे ना वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये वाली फिगर ए को देखें, इसमें कोई कम्प्लेक्स पोल और ज़ीरो नहीं है।
सब रियल हैं। जी सर। इसमें रूल नंबर 4 तक आपका रूट लोकस कंप्लीट हो जाएगा। फिगर बी में देखें, कोई ज़ीरो और पोल बी में कम्प्लेक्स नहीं है, सब रियल है। जी सर। इसको देखें, इसमें भी सर 4 पे ही हो जाएगा। इसके अंदर रियल, सारे रियल हैं। यस सर। अच्छा, नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें रूल नंबर 5 लगेगा एक्चुअली। तो इट इज़ बेटर कि ना आप जस्ट उसी चीज़ को देख के डिसाइड ना करें कि सारे रियल ज़ीरोज़ और पोल्स हैं तो रोल नंबर 5 नहीं लगेगा। ये इसमें इसमें लग रहा है बेसिकली, इसलिए ना हमें रूल नंबर 5 पे जाना पड़ेगा इस केस में भी। ठीक है, लेकिन ये है कि जी सर। मोस्ट ऑफ द केसेस में रूल नंबर 4 तक रूट लोकस आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो क्यों आया? वो इस वजह से आया कि अच्छा, इसमें एक मिनट। अच्छा, चलें इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर आपके पास सारे के सारे पोल्स और ज़ीरोज़ रियल एक्सिस के ऊपर हैं, ठीक है, और आपकी जो एक्सेस है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा एक्सेस है, 2 की एक्सेस है, 3 की एक्सेस है, राइट? यस सर। तो फिर ना आपको रूल नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। लेकिन सर ये जो भी आप कह रहे थे इसमें एक्सेस तो नहीं जाता है, इसमें दो 2 पोल्स हैं 1 जीरो है तो 1 आ जाएगा। असल में अच्छा, इसको ना इस तरह से रूल बना लेते हैं। अगर तो आपके जो आपके रूट्स हैं ना, वो रियल एक्सिस को छोड़ रहे हैं, ठीक है, रियल एक्सिस को छोड़ रहे हैं। जैसे इस केस में ये रियल एक्सिस को छोड़ नहीं रहे, ये रियल एक्सिस पे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल में आ रहे हैं जी। अगर ये रियल एक्सिस पे ही मूव कर रहे हैं तो फिर ना आपका रूल नंबर 5 नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपके पोल्स रियल एक्सिस को छोड़ रहे हैं, ठीक है, लीव कर रहे हैं, या रियल एक्सिस अगर इमेजिनरी एक्सिस पे थे और वापस रियल एक्सिस पे इंटर हो रहे हैं, तो दोनों केसेस में आपका रूल नंबर 5 अप्लाई होगा। सर दोबारा बता दें, सही से समझ नहीं आया। अगेन अगेन, अगर आपके पोल्स रियल एक्सिस को लीव कर रहे हैं, रियल एक्सिस को छोड़ रहे हैं वहाँ से, ठीक है, तो फिर रूल जी नंबर 5 आपका लगेगा। जैसे फिगर ए में ना आपके जो पोल्स थे वो रियल एक्सिस पे ही मूव कर रहे हैं, जी जी। इसको छोड़ नहीं रहे, इसलिए ये रूल नंबर 4 तक ये कंप्लीट है। फिगर बी में देखो, ये रियल एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, इसको नहीं छोड़ रहा, ये तो ये रूल नंबर 4 तक ये कंप्लीट है, ठीक है। इस फिगर में ये रियल एक्सिस से अब मूव कर गए हैं, छोड़ गए हैं उसको, तो ये रूल नंबर 5 इस पे अप्लाई होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, ठीक है। सही है सर। इसके अंदर रूल नंबर 5 अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। ये रियल एक्सिस पे हैं, ये ऑलरेडी रियल एक्सिस पे थे और इमेजिनरी एक्सिस पे थे और रियल एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहे, इसलिए इसके ऊपर कोई रूल नंबर 5 अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन फिर सही भी है हम सर। ना रूल नंबर 5 इसके ऊपर लगा के देख सकते हैं कि क्या वाकई कोई ये पोज रियल एक्सिस पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए ना पहले हम रूल नंबर 5 को देख लेते हैं है क्या।
सर ये रूल्स के बाद जो है वो आप जो के की वैल्यू कंट्रोलर के लिए कह रहे थे वो वाला टॉपिक है सर? रूल्स के बाद रूल्स के बाद आप कह रहे थे वो कंट्रोलर वाला टॉपिक है के की वैल्यूज वाला, सिर्फ वही है? जी जी बिल्कुल। तो बस फिर तो सर कल की क्लास में खत्म तो हो जाएगा। कोशिश करता हूँ। अभी कितने लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ आप ही बोलते जा रहे हैं, और कोई भी 8 लोग हैं। सर मैं बैठा हूँ सर, इधर क्लास में सर ड्राइव कर रहा हूँ उसको किसी थोड़ा सर। समझ आ रही है आपको? फॉलो कर रहे हैं? जी जी सर मैं सुन रहा हूँ। यस ठीक सर। है। अच्छा, रूल नंबर 5 का जो टाइटल है वो देखें ज़रा। वो कहता है ब्रेक अवे एंड एंट्री पॉइंट्स। रूट लोकस ब्रेक अवे कर सकता है या फिर एंटर हो सकता है। किन पॉइंट्स के ऊपर एंटर होगा या ब्रेक करेगा वो रूल नंबर 5 बताएगा। ठीक है। ब्रेक अवे किस चीज़ को करना है और कहाँ पे एंटर होना है, ये बेसिकली रियल 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 एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो रियल एक्सिस से ब्रेक होगा या फिर रियल एक्सिस के ऊपर इंटर होगा। अगर रियल था तो इमेजिनरी की तरफ जाएगा, और अगर इमेजिनरी है तो इंटर होके रियल एक्सिस पे आ जाएगा। इसको कहते हैं एंट्री पॉइंट और एक को कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है। अगर रूट्स रियल थे यस और इमेजिनरी हो रहे हैं तो वो ब्रेक ब्रेक करके रियल एक्सिस को इमेजिनरी होंगे। अगर पहले से इमेजिनरी थे और वो रियल बन रहे हैं, वो रियल एक्सिस पे इंटर हो रहे होंगे उस वक्त जब वो इमेजिनरी से रियल हो रहे होंगे। तो ठीक है। तो एक आपका ब्रेक अवे आ जाएगा, एक आपका एंट्री हो जाएगा, और दोनों जो पॉइंट्स हैं ब्रेक अवे के या एंट्री के, वो रूल नंबर 5 से ही डिटरमिन होंगे। ठीक है। अब कैसे डिटरमिन होंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए वो कहता है जी कि लोकाई, ये वही चीज़ जो है ना वो आप वर्ड्स में एक्सप्लेन करेगा कि लोकाई लीव द रियल एक्सिस एट अ गेन के दैट इज मैक्सिमम के इन दैट रीजन ऑफ द रियल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि जब भी रियल एक्सिस से कोई भी रूट लीव करेगा तो वो कब करेगा? वो उस वक्त करेगा जब आप के को वेरी करते जाएंगे और के की एक सर्टन वैल्यू के बाद वो रियल एक्सिस को छोड़ देगा। जैसे अगर मैं कोई फिगर दिखाऊं आपको, ये वाली फिगर वही आपकी जो थी क्विज वाली फिगर। इसमें के इक्वल टू 0 पे कहाँ पे हैं ये पोल्स? एक -1 पे, एक -3 पे। अब मैं के को इंक्रीज करता हूँ, ये पोल मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ये पोल जो -3 पे है ये मूव करेगा टुवर्ड्स राइट। जिस के की वैल्यू के ऊपर ये पोल दोनों मिल के इकट्ठे आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद के को मैं मज़ीद इंक्रीज करूँगा तो एक ऊपर निकल जाएगा और एक नीचे निकल जाएगा। तो के की वो वैल्यू जिसके ऊपर ये दोनों मिल रहे थे, लीव करने वाले थे, उस पॉइंट के ऊपर के की वैल्यू मैक्सिमम होगी। उस वैल्यू के ऊपर के मैक्सिमम होगा जब जिस के की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर ये रियल एक्सिस पे थे। ऐसे ही होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर ये समझ आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। के की मैक्सिमम वैल्यू जिसके ऊपर ये रियल एक्सिस पे रह रहे थे वो यही पॉइंट होगा। इसके बाद अगर के को इंक्रीज करूँगा तो वो रियल एक्सिस पे नहीं रहेंगे। रियल एक्सिस के ऊपर इस जगह पे वो उस के की वैल्यू के ऊपर यहाँ पे रहेंगे जो जिस पे मैक्सिमम के की वैल्यू जब जिस पे वो रियल एक्सिस पे रह रहे थे वो के की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा ठीक है सर, मेरा वैसे भी 1-2 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो है ना वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मेरी एक मीटिंग है और इस रूल को ना हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बट अभी आपको आइडिया हो गया कि ये ब्रेक अवे पॉइंट क्या है और इस ब्रेक अवे पॉइंट पे के की वैल्यू मैक्सिमम क्यों होगी, थोड़ा सा आइडिया हुआ। यस सर। और इसी तरह से लोकाई इंटर द रियल एक्सिस एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ के इन दैट रीजन ऑफ द रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के ऊपर जो के की वैल्यू होगी वो जब लीव कर रहा होगा तो के मैक्सिमम होगा और जब इंटर हो रहा होगा तो उस वक्त के मिनिमम होगा। तो उसके बाद के की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो रूट्स रियल एक्सिस पे ही रहेंगे एंट्री पॉइंट के लिए, और के की मैक्सिमम वैल्यू के बाद के को मज़ीद बढ़ाएंगे तो रूट्स लीव कर देंगे रियल एक्सिस को, लेकिन रियल एक्सिस के ऊपर के की उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए रूट्स रियल एक्सिस पे रहेंगे। ठीक है, उससे अगर के की वैल्यू कम रखेंगे तो रूट्स रियल पे रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पे रियल एक्सिस के को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, रियल एक्सिस को ब्रेक कर देंगे। ठीक होगा। और these points are termed breakaway and entry points respectively. Member of a pair of locus segments leave or enter the real axis at the angles of plus minus 90 डिग्री। तो जब भी वो ब्रेक अवे पॉइंट पे एंटर होंगे, ब्रेक अवे पॉइंट से लीव करेंगे या एंट्री पॉइंट के ऊपर वो एंटर होंगे, वो प्लस माइनस 90 डिग्री पे एंटर होंगे। और जिस पॉइंट पे वो ब्रेक करेंगे या इंटर होंगे वो सेंट्रॉइड होना ज़रूरी नहीं है, ये भी नोट कर लो। तो ब्रेक अवे पॉइंट और एंट्री पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड होना ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकता है और होना ज़रूरी भी नहीं है। जैसे इस केस में सेंट्रॉइड भी -2 है और ब्रेक अवे पॉइंट भी -2 के ऊपर है। ठीक है, ब्रेक अवे और सेंट्रॉइड इक्वल ही हैं, लेकिन ये होना इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ये नोट कर लो। ठीक है, इस फिगर में आप देखते हैं सेंट्रॉइड जो है वो भी हमें नहीं खैर पता, लेकिन यह कि इसका जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो -2.9 के ऊपर है और जो एंट्री पॉइंट है वो -17.1 के ऊपर है। ये ब्रेक करके रूट्स कम्प्लेक्स हो गए हैं, वापस यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, एक सर्कल बन रहा है। और कोई रूट लोकस देखें अगर, यहाँ पे देखें ये इसका ब्रेक अवे पॉइंट है और ये एंगल 90 बना रहा है ऊपर और नीचे, एसिम्पटोट और ये एंगल डिफरेंट है। ठीक है, ये उसका जब ये लीव करता है तो 90 डिग्री एंगल पे लीव करेगा, इंटर होगा तब भी 90 डिग्री एंगल पे ही इंटर होगा। ठीक है, इसको मज़ीद दोबारा देख लेंगे, डोंट वरी। राइट, अभी अगर समझ नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है। चलें ठीक है फिर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ठीक है, थैंक यू।